तो 2008 में अराउंड आई थिंक जून जुलाई में हम जुलाई के अराउंड हम गए थे श्रीलंका में खेलने। टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी और मुरलीधरन और मजंता मेंडिस उस टाइम अलग लेवल की फॉर्म में थे। और फर्स्ट टाइम तब इंडिया अग्रीड की शायद अब DRS को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। उसे हम DRS नहीं कहते थे, हम UDRS बोलते थे। यू का मतलब अंपायर का रोल ज़्यादा होता था वहाँ पे, तो इट वाज मोर लेफ्ट टू द स्क्रूटनी ऑफ अंपायर्स। तो उस सीरीज़ में फर्स्ट टेस्ट मैच में वीरेंद्र सहवाग के अगेंस्ट LBW अपील हुई मुरलीधरन की बॉल पे और अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया। चैलेंज हुए, कंट्रोवर्शियल डिसीजन था बट वो सहवाग के अगेंस्ट गया और वो डिसीजन मिला श्रीलंका को। इसी तरह से पहले टेस्ट मैच में टोटल 4 ऐसे डिसमिसल्स थे जो इंडिया के अगेंस्ट गए और पूरी सीरीज़ में इंडिया ने 20 बार UDRS का यूज़ किया, सिर्फ 2 बार सक्सेसफुल हुए। और श्रीलंका ने जितनी बार यूज़ किया वो 80% टाइम सक्सेसफुल हुए। इतना बड़ा डिफरेंस? इतना बड़ा difference। क्या मतलब ऐसा था कि श्रीलंका ने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई थी इस चीज़ पे 2020 में जाके अल्टीमेटली सचिन तेंदुलकर ने अपना मुंह खोला था और उन्होंने बोला था कि उस टीम में मैं था जो ऑलमोस्ट 20 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, कुंबले थे जो 18 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, और ऐसे लक्ष्मण, ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो 15-20 सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। कहते या तो हमें LBW डिसीजन की समझ नहीं थी या कुछ तो गड़बड़ था। उन्होंने वर्ड एम्पायर पे बहुत स्ट्रेस किया था उसमें कि वो DRS नहीं था, वो UDRS था। तो लॉट वॉज लेफ्ट टू द स्क्रूटनी ऑफ द एम्पायर्स। तो वहाँ पे शायद वो एक बहुत मैसिव एडवांटेज श्रीलंका को मिला बीइंग द होम टीम। तो ऑब्वियसली इसलिए कंट्रोवर्सी ज़्यादा उठी कि अभी तक सिस्टम उतना फूल प्रूफ नहीं है जिसके ऊपर हम 100% रिलाई कर सकें। इंडिया के 10% सक्सेसफुल एंड उनके 80% सक्सेसफुल, ये तो बहुत बड़ा हो गया। मतलब इतना गैप नहीं होता। आप 20 मतलब आप ऐसे कर सकते थे कि 40 होता इंडिया का, आप ये सोचो इसके चलते इंडिया को 8 साल लगे टू फाइनली अडॉप्ट या आई वुड से द फुल यूज ऑफ DRS, जो 2016 में जाके फाइनली हुआ। तो इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी कुछ हुआ था। मेंडिस ने और मुरलीधरन ने पैड्स को अटैक किया। उस टाइम पे बैटर्स जो स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट ये नहीं समझते थे कि आप डिफेंस पैड से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फ्रंट फुट पे भी पैड पे बॉल खा रहे हैं तो एम्पायर आपको शायद नॉट आउट दे भी दे, पर DRS आपको नॉट आउट नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें नई थी इंडिया के लिए, और कंसिडरिंग इंडिया का जो एक्सपीरियंस बैटिंग यूनिट था उसके लिए एकदम से ये चेंज था भी बहुत बड़ा। एक ही प्लेयर था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली से अडाप्ट कर पाया था, और वी नो ऑल कि वो कौन हो सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग। उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला कि मैंने देखा कि जब भी मेंडिस अपनी गुगली करता था उसकी ये वाली उंगली ऊपर जाती थी, तो मैं जैसे ही उसके हाथ से ही उंगली देखता था मैं तभी उसकी बॉल का टप्पा ही नहीं पड़ने देता था। और उन्होंने 230 बॉल में 203 रन मारे थे सेकेंड टेस्ट मैच में। पूरी टीम के मिला के 150 भी नहीं थे। इंडिया वन दैट सेकेंड टेस्ट मैच। थर्ड टेस्ट मैच में फिर वापस वही कहानी हुई। तो इतना स्क्यूड सिस्टम के बाद इंडिया को लगा कि मे बी इट्स टाइम दैट वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, कि शायद ये चीज़ इतनी ईजीली काम करेगी नहीं। काफ़ी कुछ बदला उसके बाद। 2011 वर्ल्ड कप में भी इस DRS को यूज़ किया गया था। 2 डिसीजंस उस वर्ल्ड कप में बहुत डिबेटेबल हैं। पहला, जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच था चिन्नास्वामी में, इंडिया ने 338 का टारगेट दिया था। इन बेल और एंड्रू स्ट्रॉस वर लाइक विनिंग द मैच सिंगल हैंडेडली, और तब मिडिल ओवर्स में युवराज की एक बॉल ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे पड़ के विकेट्स के एकदम सामने लगी थी इन बेल के, और उन्हें नॉट आउट दिया एम्पायर ने। रिव्यू लिया गया, ऑल 3 रेड्स वर देयर, बट एक डिफरेंस था कि जो इम्पैक्ट था वो विकेट से 2.5 मीटर से ज़्यादा आगे हुआ था। और ये अब भी शायद DRS में रूल है कि अगर इम्पैक्ट 2.5 मीटर से आगे हो तो फिर DRS को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि फिर शायद माना जाता है कि प्रोजेक्शन लाइन्स एंड ऑल में एरर हो सकता है। बट वो आधी स्टंप पे बॉल लगी थी और ऑलमोस्ट मिडल एंड ऑफ पे, तो इतना एरर नहीं हो सकता। तो सर्टन टाइम उस टाइम भी, और उस चक्कर में वो मैच टाई हो गया था फाइनली। अगर वहाँ विकेट आ जाती तो शायद इंडिया वो मैच कंफर्टेबली जीत जाता। और फिर सेमीफाइनल्स में एक डिबेटेबल डिसीजन जिसे आज तक भी लेके पाकिस्तान रोता है, सचिन तेंदुलकर, सईद अजमल की बॉल, LBW नेकेड आई से लगा प्लम, अंपायर की उंगली, जब DRS दिया तो वो लेग स्टंप बीट करती हुई जा रही थी, जिसको लेके आज तक डिबेट होता है कि वो था आउट या नॉट आउट। तो ये 2 डिसीजंस ऐसे थे जो उस साल उस वर्ल्ड कप में काफ़ी डिस्कस हुए।
तो क्लियरली लगा कि अभी भी चीज़ें हैं जो अब 100% नहीं है। इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद कहा कि हम अब भी टेस्ट सीरीज़ में से यूज़ नहीं करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फेज़ हुआ। इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ से पहले वेस्ट इंडीज़ खेलने गई 3 टेस्ट मैच, जो कि अगर आपको याद हो तो विराट कोहली का डेब्यू टेस्ट सीरीज़ भी था। पहला टेस्ट मैच इंडिया किसी तरह से बहुत जद्दोजहद से जीता, पर उस टेस्ट मैच में काफ़ी सारे डिसीजन, एटलीस्ट 5 डिसीजन वर सच जो डैरिल हार्पर ने दिए थे और जो इंडिया के अगेंस्ट गए थे। डैरिल हार्पर ने जो डिसीजन लिए थे उस पे धोनी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इवन काफ़ी ज़्यादा ये तक भी कर दिया था कि उन्होंने डैरिल हार्पर को ओपनली क्रिटिसाइज कर दिया था। डैरिल हार्पर को याद है कौन थे? बाय फेस ही याद होंगे, ऐसे तो नाम से। सचिन तेंदुलकर का एक डिसमिसल याद हो जिसपे आजकल ऐड भी आती है बंसल ग्लासेस की, हाँ, शोल्डर बिफोर द विकेट, शोल्डर वो डैरिल हार्पर ने दिया था। तो इंडिया के साथ उनका पहला सही प्यार था। स्टीव वगनर वाली लीग में ही है ऑलमोस्ट डैरिल हियर, डैरिल हार्पर वैसे ही हैं। काफ़ी चीज़ें रही हैं, उनको लेके भी रहा है, मुरलीधरन के भी पीछे पड़ गए थे, बड़ा कुछ रहा है उनका भी। तो ओपन क्रिटिसिज्म मिला। डैरिल हार्पर ने इसके लिए आईसीसी को लेटर भी लिखा कि धोनी शुड बी बैंड, हाउ कैन ही क्रिटिसाइज माई एम्पायरिंग। आईसीसी से कुछ नहीं आया तो डैरिल हार्पर ने रिटायरमेंट ही ले ली। अच्छा, हाँ, तो हुआ क्या, उस टाइम पे आईसीसी और बीसीसीआई की मीटिंग थी जहाँ पे ये मीटिंग में डिसाइड होना था कि डीआरएस का फ्यूचर क्या होना चाहिए। तो अब आईसीसी को भी बहाना मिल गया कि आपको खुद का कैप्टन रो रहा है कि अच्छे डिसीजन नहीं हुए, तो अब तो आप मना कर ही नहीं सकते। उसी दौरान जब मीटिंग चल रही थी तो सेकंड टेस्ट मैच हुआ और बड़ी टाइट सी सिचुएशन में धोनी की बॉल एज लग के पीछे गई और एम्पायर्स ने कहा कि प्लीज़ अब रुकें, शायद ये नो बॉल चेक होनी चाहिए। और नो बॉल जब चेक हुई तो गलती से विजुअल जो दिखा दिया वो पिछली बॉल का दिखा दिया जिसमें नो बॉल नहीं थी, और वो नो बॉल थी, पर विजुअल शोन टू थर्ड एम्पायर वाज रॉन्ग। उस चक्कर में धोनी वापस चले गए और बाद में पता चला कि जो ब्रॉडकास्टर जिसकी ड्यूटी थी वो ऑब्वियस इतना सारा डेटा फ्लो इन कर रहा होता है, उसमें रीप्लेस ये वो सब आसान नहीं है, उसे किसी इमरजेंसी के चक्कर में जाना पड़ा था, तो कोई रुकी, कोई इंटर्न को वो काम दे दिया था और इसने वो पूरा मैसअप कर दिया था। बट बीसीसीआई को बहाना मिल गया कि अभी भी अगर एक रीप्ले जैसी चीज़ को आप कंसिस्टेंटली नहीं दिखा सकते, देन हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि आप डीआरएस, फुल पैक डीआरएस को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, कि अभी भी शायद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इतनी ईजी नहीं है। यू हैव टू ना अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो रितेश कि 2011 में जब डीआरएस यूज़ होता था तो फ्रेम्स पर सेकंड 75 होते थे। आप समझते हो फ्रेम पर सेकंड एंड ऑल, ठीक है ना? इट्स लाइक कि 75 फ्रेम्स पर सेकंड है। 2016 आते आते 340 तक पहुंच गया था। तो फ्रेम पर सेकंड से फ़र्क क्या पड़ेगा? जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बॉल पिच मैप्स एंड एवरीथिंग के, जो ट्रैकर बन रहा है वो एक्यूरेट बनता जाएगा। ऑब्वियसली 5 टाइम्स अगर आपका बढ़ गया फ्रेम तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी बढ़ गई। तो उस टाइम पे बॉल ट्रैकर्स भी उतने अच्छे नहीं प्रोजेक्शन दे पाते थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि फ्रेम्स पर सेकंड। तो बीसीसीआई ऐसा नहीं है कि वो गलत थे। 2011 वर्ल्ड कप में के बाद वेस्ट इंडीज सीरीज में तो डीआरएस नहीं था, पर इंडिया सफर्ड, तो 1-0 से हम जीत गए थे सीरीज। फिर हम गए इंग्लैंड, वहाँ पे यूज़ हुई डीआरएस के साथ से एक न्यू टेक्नोलॉजी, इसका नाम था हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। हॉटस्पॉट में अगर आप बैट के ऊपर वैसलीन लगा लो तो हॉटस्पॉट डिटेक्ट ही नहीं कर पाता था। तो ये किस बैटर ने कर रहा है ये? एक बार तो इंग्लैंड प्लेयर्स ने रिवोल्ट किया कि जो वीवीएस लक्ष्मण है उन्होंने एज की है बॉल पर, हॉटस्पॉट पे इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके बैट के ऊपर वैसलीन लगा हुआ है। तो चेक किया गया, इट वॉज नॉट फाउंड आउट। तो क्लियरली काफ़ी फॉल्टी टेक्नोलॉजी थी। 2011 में हॉटस्पॉट भी राहुल द्रविड़ के साथ बहुत बार हुआ कि निकोमीटर में कुछ नहीं आ रहा, हॉटस्पॉट में आ रहा है, या निकोमीटर में आ रहा है, हॉटस्पॉट पे नहीं आ रहा। तो 2-3 उनके डिसीजन जैसे कि, जबकि उस सीरीज में इंडिया के लिए अगर कोई बैट्समैन चला था तो सिर्फ और सिर्फ द्रविड़ चले थे। उन्होंने बैक टू बैक 100s करी थी, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसमिसल था। तो फिर से क्वेश्चन मार्क्स उठे कि ये टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है। और हॉटस्पॉट के साथ तो हमें पता और भी कंसर्न्स थे, खर्चे बहुत ज़्यादा थे, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस से परमिशन देने पड़ते थे। तो जब इस सीरीज़ के बाद इंग्लैंड इंडिया आई तो इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम ये सब टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वे टू एक्सपेंसिव एंड दे आर नॉट रिलायबल ऑल्सो। तो काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत कुछ चला जिसके कारण इतनी ईजिली इसकी अडॉप्शन बनी नहीं। अडॉप्शन फाइनली आनी शुरू हुई। अब ये तो क्लियरली दिख गया था कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। तो कुंबले उस टाइम पे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने आईसीसी के साथ,
और 2014 में उनको असाइन किया गया कि आप MIT, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उनके प्रोफेसर्स के साथ मिलके देखें कि क्या हो सकता है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कुंबले का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो वो बहुत ब्रिलियंट क्रिकेटर है, पर वो साथ में इवन मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, तो ये अंडरस्टैंड्स द nuances and nitty-gritties of these technologies really well. तो मिस्टर संजय शर्मा थे MIT के रिसर्चर, उनके साथ कुंबले ने 2 साल काम किया. मतलब ऑब्वियसली ही वाज नॉट सिटिंग इन दैट लैब, पर वो क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ चलता रहा. और एक MIT ने एक नया से अलग टेक्नोलॉजी बिल्ड की जिससे आप पैरामीटर सेट कर सको कि DRS को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो इस चीज़ को कैलिब्रेट करने में, बिल्ड करने में, क्वेश्चंस टू एंड फ्रो ये सब चलने में ऑलमोस्ट 2 साल लगे. तो अल्टीमेटली 2016 में जाके एक लेवल तक चीज़ें पहुंची जब BCCI को लगा कि इसे पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी बनाया जा सकता पर है. ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स रहे हैं जिनसे फिर इंडिया कन्विंस हो गई कि यार DRS तो अब होना चाहिए? काफ़ी कुछ था, उस पर भी आते हैं. पहले थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फ्रेम पर सेकंड तो बड़े ही थे, नो डाउट अबाउट इट. इवन जो एम्पायर्स कॉल थी उसको लेके भी काफ़ी सारे एम्बिग्यूटीज थे, तो उनके अराउंड भी रूल्स काफ़ी चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई कि हाँ इनको कैसे हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. इंस्टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टेंस तो ये था कि इंडिया 2014 में BGT खेलने गई. वहाँ फर्स्ट टेस्ट मैच था एडिलेड में. अगर आपको याद हो तो उसमें धोनी नहीं अवेलेबल थे, तो कोहली ने फर्स्ट टाइम इंडिया को कैप्टन किया था एडिलेड में. और फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत रन मारे थे. उसके बाद कोहली स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100 एंड इंडिया वाज एबल टू एटलीस्ट मैच अप. सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रेसिव डिक्लेरेशन देके इंडिया को 364 का टारगेट दिया था. धवन जल्दी आउट हो गए थे, बट कोहली और मुरली विजय में ऑलमोस्ट 200 की पार्टनरशिप आई थी, 200 से ज़्यादा की पार्टनरशिप आई थी. और उसके बाद जब वो दोनों आउट हुए तो अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, बहुत सारे डिसमिसल्स ऐसे थे जो थोड़े कंटेशियस डिसीजन थे और इतने क्लियर डिसीजन नहीं थे. उसके चलते इंडिया 315 पे ऑल आउट होकर 48 रन से टेस्ट मैच हार गई थी. और एक टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि हमें 120-125 रन चाहिए थे, हमारी 9 विकेट हाथ में थी. तब सोचो, अदरवाइज हमारे को एडिलेड में उस टाइम विक्ट्री मिल जाती. तो इससे काफ़ी लगा कि DRS होता तो शायद चीज़ें अलग होती. ऐसा नहीं था, इंडिया के भी फेवर में 1-2 डिसीजन गए थे, पर इंडिया को नुकसान ज़्यादा हुआ था. उससे अगला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन, जिसमें फिर वापस ब्रिस्बेन मीन्स गाबा, हमें पता है गाबा का घमंड. इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 408 मारे थे. मुरलीधरन प्लेड लाइक अ ड्रीम, 140 समथिंग उन्होंने स्कोर किया था. मिस्टर मुरली मुरली विजय बहुत प्यारा खेले थे, बहुत अमेजिंग उनका नॉक आया था. एंड ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी लीड की थी 70-80 रन की. और सेकेंड इनिंग्स में जब लग रहा था कि इंडिया को टेक दिस मैच अवे, तो एक टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ था. टॉप ऑर्डर कोलैप्स थोड़ा ट्रिगर इसलिए हुआ था कि शिखर धवन को इंजरी हो गई थी और उस चक्कर में शिखर धवन और कोहली के बीच में काफ़ी स्पैट भी हुआ था. प्रॉब्लम मेन थी यहाँ पे कि जब लग रहा था कि इंडिया एक चैलेंजिंग टोटल दे सकता है, गाबा आपको पता है कि फाइनल डे आते आते तक पिच टूट जाती है, काफ़ी कुछ होना शुरू हो जाता है. तो वहाँ पे 3 डिसीजंस इंडिया के अगेंस्ट गए थे DRS के, पुजारा, धोनी और इवन अश्विन. धोनी ने तो काफ़ी आगे बढ़ के बॉल डिफेंड की थी और उनको LBW दे दिया था. तो इंडिया 224 पर आउट हो गई थी और 130 रन का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी रो के बनाया था. उनके 6 विकेट्स आउट हुए थे और सिर्फ 4 विकेट से वो टेस्ट मैच जीते थे. तो वहाँ अगर इंडिया 300-325 मार देती तो शायद हम, तो आप सोचो, ये इंडिया सीरीज़ 2-0 से हारी थी. 3rd and 4th टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था और दोनों टेस्ट मैचेस में DRS प्लेड सच अ मेजर रोल, मतलब कुड हैव प्लेड सच अ मेजर रोल. तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था. एंड उसके बाद इंडिया श्रीलंका भी गई टेस्ट सीरीज़ खेलनी. वहाँ फर्स्ट टेस्ट मैच गॉल में था. इंडिया वाज बॉसिंग द टेस्ट मैच. आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो फर्स्ट इनिंग्स में तो मतलब कोहली और धवन की शायद दोनों की 100s आई थी, इस टाइप की कहानी थी. और इंडिया इनिंग्स डिफीट देने वाले हालात में थी. और वहाँ पे जो दिनेश चंडीमाल हैं उनका एज लगा और बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे कैच आया. कैच भी हो गया पर एम्पायर ने आउट ही नहीं दिया. और उसके बाद चंडीमाल ने काउंटर अटैकिंग बहुत प्यारा 100 करके इंडिया को रफली आई थिंक कुछ 170 समथिंग का टारगेट दिया था. और 4th इनिंग्स में इंडिया को लैप्स्ड अगेंस्ट रंगना हेरात और इंडिया 112 पे ऑल आउट हो गई थी. तो उस टाइम पे पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवन कोहली ने कहा भी था कि आज अगर DRS होता
तो हमारी चीज़ें बहुत अलग होती, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में भी कोहली और रहाणे दोनों नॉट आउट थे और उनको एलबीडब्ल्यू दिया था। जब बॉल ट्रैकर जो ब्रॉडकास्टर्स यूज करते हैं उन्होंने दिखाया था तो क्लियरली दिख रहा था कि लेग स्टंप मिस होके जा रही थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे। फाइनल नेल इन द कॉफिन आई वुड से 2015 में साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी। ऑलमोस्ट 2.5 महीने का टूर था। पहले T20s थे, फिर ODIs थे, फिर टेस्ट मैचेस थे। तो T20 में फर्स्ट T20 में ऑलमोस्ट 200 की पार्टनरशिप आई थी कोहली और रोहित शर्मा के बीच में। इंडिया ने 200 प्लस का टोटल दिया था और एट अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट इन द मैच 17th ओवर में, जब 24 बॉल में आई थिंक 44 रन 44 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को। उस टाइम JPD डुमिनी को भुवी ने यॉर्कर की थी, भुवनेश्वर कुमार ने, और वो प्लम LBW थे। तो उस टाइम पे इंडियन एम्पायर थे कुलकर्णी, उन्होंने नॉट आउट दे दिया था और इंडिया लॉस दैट मैच। इनफैक्ट इंडिया कंप्लेन्ड ऑफिशियली टू ICC अबाउट एन इंडियन एम्पायर ओनली, कि इतना ये कैसे आप ऐसा ब्लंडर कर सकते हैं। तो कोई और भी कुछ थे, ODI सीरीज़ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। तो ये सब के बाद इंडिया को लगा कि इट्स हाई टाइम दैट वी आर लूजिंग आउट ऑन, क्योंकि ये T20 सीरीज़ इंडिया 2-0 से हारी थी। उस एरा में इंडिया जनरली T20 हारती नहीं थी। अगर आपको याद हो तो बायलैटरल तो हम वैसे ही नहीं कभी हारते आए हैं। 2-0 हारे आप, मतलब काफ़ी हो जाता है। तो डिस्कशन पॉइंट बना। फिर ऑब्वियसली कुंबले ऑलरेडी काम कर रहे थे। कुंबले बाय दैट टाइम इंडिया के कोच बन गए, तो वहाँ से भी वो इम्पेटस मिला। समबडी हु वाज वर्किंग विद ICC एंड MIT for 2 years, straight away he became your coach and obviously he became one of the advocates for DRS. उन्होंने आके थोड़ा पुश किया कि आप DRS को पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बनाएं, तो वहाँ से इम्पेटस आया भी। फिर कैसे बनाया, कैसे उन्होंने, मतलब अभी तो मतलब रिसर्च में चल रही थी ना। 2016 तक रिसर्च वाज एंडेड। लगा फ्रेम्स पर सेकंड बढ़ गए हैं, ओवरऑल कैलिब्रेशन टेक्निक है, पैरामीटर सेट है, नए सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं। MIT ने पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करके दिया। और फिर जब इंडिया में इंग्लैंड खेलने आ रही थी टेस्ट सीरीज़, उस टेस्ट सीरीज़ में से यूज़ किया एंड रिजल्ट्स वर गुड। तो फिर उसके बाद तो ऑब्वियसली वी नो कि कितना कुछ बन चुका है इसका पार्ट। फिर तो हम देख ही रहे हैं कि प्रिटी मच अभी भी बॉल ट्रैकर एंड ऑल को लेके कंसर्न्स रहते हैं। 2020 में मेलबर्न में जो टेस्ट मैच था, जो इंडिया 36 ऑल आउट हुई थी, उस अगले मैच में वहाँ पे लाबुशान स्वीप करते हुए अश्विन की बॉल पे आउट हुए थे और क्लियरली ही वाज अबाउट टू वॉक। उन्होंने ऐसे रिलक्टेंटली DRS लिया और बॉल इतनी ऊपर स्टंप्स के जा रही थी। तो अश्विन ने की बॉल हो। हाँ, तो अश्विन ने कहा था कि अगर मेरे को स्टूल पे खड़ा के मैं बॉल फेंकता तो शायद ऐसा हो सकता कि मुझे इतना बाउंस मिलता। और फिर इवन साउथ अफ्रीका के साथ जो हमारी सीरीज़ थी, जहाँ हम पहला टेस्ट मैच जीते थे, वहाँ पे भी एक टाइम ऐसा आया था कि आई थिंक डीन एल्गर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, LBW हो गए थे और वहाँ भी DRS लगा था तो बॉल ऊपर जा रहा था। उसमें तो कोहली इतने डिसअपॉइंट हो गए थे। थर्ड टेस्ट मैच था, कोहली ने जाके स्टंप माइक में बोला था, इट्स लाइक इंटायर नेशन अगेंस्ट द 11। तो ये भी एक आती है चीज़ की जो होम ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो इसे थोड़ा बहुत कई बार डॉक्टर करते हैं टू फेवर द होम टीम। तो अभी भी हैं एलिगेशन, चीज़ें हैं, तो नो डाउट इट विल इवॉल्व, इट विल चेंज विद टाइम। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आगे चलेंगी।